सो नाउ वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जहां आज हम करने जा रहे हैं रनवे डिजाइन। ठीक है, रनवे डिजाइन का क्या मतलब है? ठीक है, हमारी जो रनवे है, दिस रनवे ऑफ आवर्स, हमें कितनी रनवेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं अपने एयरपोर्ट में। हमें अपनी रनवे, नंबर ऑफ रनवेज मतलब कितनी प्रोवाइड करनी होती है अपनी एयरपोर्ट में। इस रनवे का ओरिएंटेशन कैसा होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है इन दी ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन एयरपोर्ट। ठीक है, मतलब आपको एयरपोर्ट में बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रनवे है जो आप रैंडमली ओरिएंट नहीं कर सकते, जो कि आप रैंडमली लेआउट नहीं कर सकते। आपको पहले कुछ चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं, उसके बाद आप रनवे का लेआउट देते हो, ओरिएंटेशन देते हो। सो ओरिएंटेशन एंड रनवे, ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ रनवेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अरेंजमेंट ऑफ द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन एयरपोर्ट। ठीक है, अब नंबर ऑफ रनवेज प्रोवाइडेड किस पे डिपेंड करेगा कि आपका एयर ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, कितना एयर ट्रैफिक आपके एयरपोर्ट में आ रहा है। उस पर अगर बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक आ रहा है तो आप ज्यादा नंबर ऑफ रनवेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे किस पे आप पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ द विंड, जहां से आपकी डायरेक्शन ऑफ द विंड होगी उसको हम स्टडी करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी प्लेस आवर रनवेज। तो हमारी रनवे की ओरिएंटेशन कैसी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, एंड ऑल्सो एक तो डायरेक्शन ऑफ द विंड पे हमारी ये ओरिएंटेशन डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ द विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड किस चीज पे डिपेंड करती है? एंड द एक्सटेंट ऑफ द एरिया, कि हमारा एरिया जो है, अगर हमारा बहुत एरिया अवेलेबल है तो हम अपने बहुत वाइडर पोर्शन में अपना जो रनवे है वो ले कर सकते हैं। ठीक है, सो द ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, नंबर 1। नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ द एरिया अवेलेबल। ठीक है, तो ये था हमारा रनवे का बेसिक। अब हम स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ द रनवेज तो हमें मतलब कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑब्वियस नंबर ऑफ द रनवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द एयर ट्रैफिक। जितना एयर ट्रैफिक ज्यादा होगा उतने आपको नंबर ऑफ रनवेज ज्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ कंसर्न है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज द रनवे ओरिएंटेशन, कि हम रनवे को ओरिएंट कैसे करते हैं। रनवे ओरिएंटेशन, इस पे हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं और वो दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट जो हमें रनवे ओरिएंटेशन में देखना है, दैट इज प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो क्या इंफॉर्मेशन हमें जरूरत होती है अपने रनवे को ओरिएंट करने के लिए? सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए कंटूर मैप्स, कंटूर मैप्स ऑफ द एरिया अराउंड योर एयरपोर्ट विसिनिटी। ठीक है, जो आपकी एयरपोर्ट की विसिनिटी है उसका आपको कंटूर मैप्स पता होनी चाहिए। एट सूटेबल इंटरवल्स पे आपको कंटूर मैप्स अवेलेबल होने चाहिए। तो ये पहली इंफॉर्मेशन आपको जरूरत होती है जब आपको आपका रनवे ओरिएंट करना होता है। ठीक है, एक तो हो गया कंटूर मैप्स। दूसरी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमारी क्या है? विंड इंफॉर्मेशन। विंड इंफॉर्मेशन, आपको क्या पता होनी चाहिए? आपको डायरेक्शन ऑफ द विंड का रिकॉर्ड पता होनी चाहिए ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स विंड का ट्रेंड क्या है, विंड कहां से फ्लो हो रही है, विंड की डायरेक्शन क्या है, फोर्स कितना विंड का होता है, जो विंड ब्लो कर रही है मेरे एयरपोर्ट एरिया पे या विसिनिटी ऑफ द एयरपोर्ट में, उसका फोर्स कितना है और कितने ड्यूरेशन तक वो विंड ब्लो करती है। तो इसका एक पास्ट रिकॉर्ड हमें स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, एक तो विंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें, प्लस फॉग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉग हमें पता होनी चाहिए कि जिस एरिया में हम अपना रनवे बना रहे हैं तो वहां फॉग कितनी प्रीडोमिनेंट है, वहां फॉग कितनी ज्यादा टाइम तक होती है। ठीक है, तो ये हमें स्टडी एक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम तक करना है, तभी जाके हम अपनी रनवे ओरिएंटेशन का सोच सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में रनवे ओरिएंटेशन में है, दैट इज हेडविंड। अब हेडविंड का क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये आपका एयरक्राफ्ट है। ठीक है, दिस इज योर एयरक्राफ्ट, दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ योर एयरक्राफ्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ योर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो आपका है इसको आप नोज भी कहते हो। ठीक है, दिस नोज पार्ट ऑफ योर एयरक्राफ्ट। ओके, हेडविंड अब क्या होती है? हेडविंड एक रनवे जो है, रनवे वो हम यूजुअली ओरिएंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स।
मतलब जहां से हमारी विंड चल रही होती है वहीं से हम अपने एयरक्राफ्ट को ओरिएंट करते हैं, ठीक है। हेडविंड अब क्या इंडिकेट करता है? हेडविंड इंडिकेट्स द विंड फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द हेड और नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। जो आपके एयरक्राफ्ट की नोज है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से जो आपकी विंड आ रही है, ठीक है, ये आपकी नोज है, नोज ऑफ योर एयरक्राफ्ट, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आपकी विंड आ रही है, ठीक है। इसी विंड को आप हेड विंड कहते हो। द विंड दैट दैट स्ट्राइक्स योर एयरक्राफ्ट एट द नोज, उसको आप हेड विंड कहोगे, ठीक है। ये जहां से हमारी हेडविंड होती है ना उसी के अलोंग हम अपना रनवे डिजाइन करते हैं। ऑलराइट, तो हम ये हेडविंड हमारे एयरक्राफ्ट के डिजाइन के लिए हम ओरिएंट करते हैं अपना रनवे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हेडविंड। क्यों? क्योंकि हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। और एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहली एडवांटेज ये होती है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड करने की कोशिश करता है और हमने हेडविंड की डायरेक्शन में ओरिएंट किया हुआ होता है अपना रनवे, मतलब जब हमारा एयरक्राफ्ट अब आ रहा है तो इसको स्ट्राइक हो रही है हेडविंड। तो जब इसको इसकी नोज पर हेडविंड स्ट्राइक हो रही है इसका मतलब इसको एक रिटार्डिंग इफेक्ट पड़ रहा है। इस एयरक्राफ्ट की नोज पर एक रिटार्डिंग इफेक्ट पड़ रहा है, एक ब्रेकिंग इफेक्ट पड़ जाता है एंड इट कम्स टू अ स्टॉप इन अ शॉर्टर लेंथ ऑफ द रनवे। तो एक शॉर्टर लेंथ ऑफ द रनवे में ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को एक रिटार्डिंग फोर्स प्रोवाइड करोगे तो वो चीज जल्दी रुक जाएगी। तो ये हेडविंड जो है ये हमारी रिटार्डिंग फोर्स का काम करती है तब जब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड करने की कोशिश करता है और हमारा जो रनवे का स्पैन है वो हमें शॉर्टर प्रोवाइड करना पड़ता है, हेंस एन इकोनॉमिकल डिजाइन। दूसरा एडवांटेज क्या है? टेक ऑफ के टाइम अब देख लेते हैं। ये लैंडिंग के टाइम तो देख लिया क्या एडवांटेज है, अब टेक ऑफ के टाइम क्या एडवांटेज है। जब हमारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने की कोशिश करता है तो टेक ऑफ करने के टाइम जो हमारी ये हेडविंड है जो नोज को स्ट्राइक कर रही है, तो ये आगे से आ रही है ना ये हेडविंड, तो ये क्या करती है ये हेडविंड, ये लिफ्ट करती है, इट लिफ्ट्स अप द विंग्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये हेडविंड जो है ये आपके एयरक्राफ्ट के विंग्स को अपलिफ्ट करती है, जो फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सो दिस हेडविंड व्हाइल आवर एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग, ओके, इट स्ट्राइक्स द नोज एंड क्रिएट्स अ रिटार्डिंग इफेक्ट ड्यू टू विच आवर एयरक्राफ्ट कम्स टू अ स्टॉप इन अ शॉर्टर लेंथ ऑफ द रनवे एंड ड्यूरिंग द टेक ऑफ इट प्रोवाइड्स ग्रेटर लिफ्ट ऑन द विंग्स, ओके। ये हमारे विंग्स को ज्यादा लिफ्ट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारा टेक ऑफ जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये थी हमारी हेडविंड। ये हमें याद रखना है कि लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे शॉर्टर स्पैन ऑफ द रनवे में तभी होंगे अगर हमारा रनवे ओरिएंटेड होगा हेडविंड की डायरेक्शन में, मतलब हमारी हेडविंड इस डायरेक्शन में है और हम अपना रनवे इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, मतलब दिस इज आवर रनवे। मान लीजिए ये मेरा रनवे है, मेरा एयरक्राफ्ट ऐसे आ रहा है और ये मेरी हेडविंड है। अगर ये सेटअप होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो स्पैन ऑफ द रनवे है वो हमें कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। वाई? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द हेडविंड, ओके, ऑफ अलाइनिंग और ओरिएंटिंग द रनवे इन द डायरेक्शन ऑफ द हेडविंड, ठीक है। तो अगर आपने रनवे को ऐसे अलाइन कर दिया, यहां से हेडविंड है, यहां से आपका एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो आपकी जो रनवे आपको प्रोवाइड करनी है उसका स्पैन आपको कम प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल डिजाइन है। लेकिन अगर आपकी हेडविंड की डायरेक्शन ये है और आप ऐसे प्रोवाइड करते हो अपना रनवे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो रनवे का लेंथ है वो आपको लॉन्गर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको कहीं पर रिटार्डिंग इफेक्ट आ जाएगा लैंडिंग के दौरान, ना ही आपका लिफ्ट आ जाएगा टेकिंग ऑफ के दौरान। इसीलिए आपको जो अपनी रनवे की लेंथ है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये मैं आपको एक फिगर बता दूं, अगर आप हेडविंड की डायरेक्शन में अपना रनवे ओरिएंट करते हो, ये आपकी हेडविंड है, तो यहां से आप अपना ये ओरिएंट करते हो, अपना रनवे ओरिएंट करते हो, तो जो आपकी रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ द रनवे है वो 10% हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हेडविंड। Now up next we have the crosswind component. अभी तक हमने डिस्कस कर दिया प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, देन हेडविंड हमने देख ली क्या होती है। अब हम क्रॉसविंड कंपोनेंट देख लेते हैं क्या होता है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे एयरक्राफ्ट पे। हमेशा
इट्स नॉट ऑलवेज संडे फॉर अस, ठीक है। तो हमेशा हमारा जो विंड होगा हमेशा हेड विंड नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब आपका एयरक्राफ्ट, अगर आपके एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ये है तो जरूरी नहीं है आपकी विंड हमेशा ऐसे ट्रैवल करेगी, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज अ कंडीशन, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है ऐसा हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारी जो विंड है इट ट्रेवल्स एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे, जो कि जो कि कॉमन सेंस है। तो कभी कभी हमारी विंड एक एंगल पे ब्लो कर सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है ये हमारी विंड की डायरेक्शन है और हमारा विंड जो है इट इज ब्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ v kmph, ठीक है। तो आपकी विंड जो है ये आपकी सेंटर लाइन ऑफ रनवे से थीटा डिग्री पे अलाइंड है, ओके। और ये आपका एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंस दिस इज एन इंक्लाइंड वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजॉल्व हो जाएगा दो वेक्टर्स में, ठीक है। ये रिजॉल्व हो जाएगा दो वेक्टर्स में। दिस वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर जो इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी v sin थीटा एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट विल बी v cos थीटा। जो आपका v cos थीटा है इट विल एक्ट एज अ हेड विंड, ये आपकी वही एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा, ये आपका लैंडिंग के टाइम रिटार्डेशन करेगा एयरक्राफ्ट को, और टेकिंग ऑफ के टाइम ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर देगा आपके विंग्स को, ठीक है। लेकिन जो ये v sin थीटा है दिस इज व्हाट वी कॉल एज द क्रॉस विंड कंपोनेंट, इसी को आप क्रॉस विंड कंपोनेंट कहते हो, ठीक है। ये कंपोनेंट अगर एक्सेस में हो गया, ये बिल्कुल कॉमन सेंस है, यहां से अगर आपका एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है और आपका यहां से कोई विंड कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आपका एयरक्राफ्ट ऐसे अगर आपका एयरक्राफ्ट सीधे अलाइन मतलब ना वर्टिकली ऊपर जाना चाहे, ठीक है, लेकिन यहां से आपका v sin थीटा का कंपोनेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका ग्लाइड पाथ जो है वो डिविएट हो जाएगा। दैट्स वाई हमारी फिजिबल कंडीशन क्या होती है कि हमारा ये v sin थीटा का जो कंपोनेंट है ये कम रहे, ये कम रहे, ओके। ये हमारा ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट अगर ये ज्यादा रहा तो इट इज नॉट अ फिजिबल कंडीशन फॉर आवर एयरक्राफ्ट मूवमेंट, ठीक है। और सेफ लैंडिंग को भी ये दिस v sin थीटा ये सेफ लैंडिंग को भी डिसरप्ट करेगा, ये सेफ टेकिंग ऑफ को भी डिसरप्ट करेगा, ग्लाइड पाथ जो हमारे एयरक्राफ्ट का है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारा ये रनवे है हमें इसको ओरिएंट ऐसे करना होता है कि ये वाला कंपोनेंट जो है v sin थीटा का ये मिनिमम रहे, ठीक है। इसीलिए हमें विंड स्टडीज करनी पड़ती हैं, विंड का हमारा ट्रेंड देखना पड़ता है कि पास्ट ईयर्स में विंड किन किन डायरेक्शंस पे ब्लो कर रहा है, तो हमें अच्छे से वो स्टडीज करके ये पता चल जाती है कि ये कंपोनेंट किस ओरिएंटेशन में हमारा मिनिमम रहेगा, उसी ओरिएंटेशन में हमें अपना रनवे सेट करना होता है, ठीक है। अब अगर हमारा लाइट और मीडियम वेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस में होते हैं, लाइट और मीडियम वेट एयरक्राफ्ट्स, तो उनमें जो हमारा क्रॉस विंड कंपोनेंट है दिस v sin थीटा इट शुड नॉट एक्सीड 25 kmph, ठीक है। तो आपके लाइट एंड मीडियम वेट एयरक्राफ्ट्स के लिए ये क्रॉस विंड कंपोनेंट जो है आपका ये ग्रेटर देन 25 kmph नहीं होना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज विंड कवरेज, ठीक है। अब हमने तीन चीजें देख ली, अब हमें विंड कवरेज देखनी है क्या होती है। विंड कवरेज है क्या बेसिकली, व्हाट इज इट द यूनिट ऑफ, ठीक है। जब भी आप विंड कवरेज देखोगे आपको एक चीज याद हो जानी चाहिए दैट दिस इज द परसेंटेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कोई कि उस एयरपोर्ट की विंड कवरेज इतनी है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ टाइम की बात कर रहा है, मींस 95% ऑफ टाइम, 100% ऑफ टाइम, 98% ऑफ टाइम। सो विंड कवरेज इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर, ओके। किस स्पैन में एक ईयर में परसेंटेज ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं दैट इज विंड कवरेज। तो अगर मैं कहूं 98% विंड कवरेज इट मींस 98% टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विंड कवरेज। जो अब ये हमने विंड कवरेज अपना डिस्कस कर दिया, ये विंड कवरेज जो है हमारी ये वो परसेंटेज ऑफ टाइम है एक साल की जिसके दौरान ड्यूरिंग विच हमारा जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने पिछले इसमें एक्सप्लेन कर दिया था, v sin थीटा ये जो हमारा क्रॉस विंड कंपोनेंट है ये विद इन द लिमिट्स ऑफ 25 kmph रहता है,
उसको हम कहते हैं विंड कवरेज. सो नाउ व्हाट इज विंड कवरेज? विंड कवरेज इज द परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर ड्यूरिंग विच our v sin theta or the cross wind component remains within the limits of 25 kmph. उसी को आप कहोगे the wind coverage of a runway. ठीक है. ओरिएंटेशन ऑफ द रनवे जो है हमारी वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मिनिमम विंड कवरेज है, जो हमारी मिनिमम विंड कवरेज है एक रनवे की, मिनिमम विंड कवरेज, आपका रनवे ऐसे ओरिएंट हो जाना चाहिए कि जो आपकी विंड कवरेज, मिनिमम विंड कवरेज है, मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम एक साल में जिसमें आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट 25 kmph के लिमिट्स में रहता है, वो परसेंटेज ऑफ टाइम आपका 95% होना चाहिए. मीन्स 95% टाइम ऑफ द ईयर आपका जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो 25 kmph रहना चाहिए. ठीक है, ये मिनिमम विंड कवरेज होना चाहिए. ठीक है. बिजी एयरपोर्ट्स जो हमारे होते हैं, बिजी एयरपोर्ट्स मतलब जहां बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक हमारा होता है, बहुत ज्यादा लैंडिंग्स, बहुत ज्यादा टेक ऑफ्स होते हैं. ठीक है, तो वहां पर ये पॉसिबल होता है कि हम ऑब्टेन कर सकें एक विंड कवरेज इन द रेंज ऑफ 98% to 100%. मतलब क्या है इस चीज का? मतलब बिजी एयरपोर्ट्स में आपका जो विंड कवरेज है, मतलब आपका जो परसेंटेज ऑफ टाइम एक साल में है, मतलब एक पीरियड में, एक साल के पीरियड में इन परसेंटेज आपको जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है, जिसकी वजह से आपके लैंडिंग और टेकिंग ऑफ ऑपरेशंस जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, आपका ग्लाइड पाथ एयरक्राफ्ट का डिसरप्ट हो जाता है, तो वो कंपोनेंट जो है विद इन द लिमिट्स ऑफ 25 kmph रहना चाहिए. तो वो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए आपका एक साल का फॉर बिजी एयरपोर्ट्स? 98 to 100% ऑफ टाइम्स आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट यही रहना चाहिए. 100% ऑफ द टाइम इन अ ईयर आपका जो क्रॉस विंड कंपोनेंट है वो इतना ही रहना चाहिए. मींस अगर ये हमारा थोड़ा भी इंक्रीज हो गया या थोड़ा भी डिक्रीज हो गया, वो हमारे लिए एक फीजिबल कंडीशन नहीं रहेगी. तो ये थी हमारी विंड कवरेज.